हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र आज भारतीय दंड संहिता की धारा 149 पर चर्चा करने वाला हूं। कल के सेशन में हमने धारा 34 को पढ़ा और धारा 34 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर उपबंध करती है। धारा 149 भी संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर उपबंध करती है। आइए देखते हैं धारा 149 क्या है। जब विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध किया जाता है या ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य संभाव्यता जानते हैं, तो हर व्यक्ति उस अपराध को करते समय जो उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था इस धारा के अंतर्गत दायी होगा। इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर हम निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को देखते हैं। धारा 141 के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए। धारा 141 के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए। विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में कोई अपराध किया जाना चाहिए या विधि विरुद्ध जमाव के विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों को अपराध होने की संभाव्यता का ज्ञान होने की संभावना का ज्ञान होना चाहिए। हमने देखा कि इसमें 3 तत्व स्पष्ट होते हैं। पहला कि धारा 141 के अर्थों में विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए। विधि विरुद्ध जमाव का तात्पर्य है कि 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा हमने देखा कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में अपराध किया जाना चाहिए। विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में अपराध किया जाना चाहिए। तो हमने देखा कि धारा 141 में सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। धारा 141 के अर्थों में सामान्य उद्देश्य क्या है और धारा 141 में उसमें 5 खंड दिए गए हैं। उन 5 खंडों में से कोई एक खंड होना चाहिए और जैसे उसमें धारा 141 के संदर्भ में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार,
संसद या राज्य विधानमंडल। या कोई लोक सेवक जो अपनी शक्ति का प्रयोग करता हो, आपराधिक बल द्वारा आपराधिक बल या आपराधिक बल का प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना। तो हमने देखा कि इस धारा 141 में पहला खंड दिया हुआ है कि सामान्य उद्देश्य का पहला खंड क्या है कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संसद या राज्य विधानमंडल या कोई लोक सेवक जो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है उसको आपराधिक बल द्वारा उसको आतंकित किया जाना। दूसरा है किसी विधि के आदेशिका का निष्पादन रोकना। विधि के आदेशिका का निष्पादन अगर रोक दिया जाता है तो धारा 141 के सामान्य उद्देश्य का एक खंड है। तीसरा, कोई रिष्टि कारित की जाती है, कोई रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध। करना। ये तीसरा खंड है। चौथा खंड, आपराधिक बल या आपराधिक बल का प्रदर्शन आपराधिक बल का प्रदर्शन द्वारा संपत्ति पर कब्जा करना, संपत्ति पर कब्जा करना या किसी मार्ग को बाधित करना, जल का उपभोग करने से इनकार,
करने के अधिकार से वंचित करना। अधिकार से जल का उपभोग करने के अधिकार से अधिकार या कोई अमूर्त अधिकार हो अमूर्त अधिकार के प्रयोग से वंचित करना। पांचवा खंड है सामान्य उद्देश्य का कि यदि कोई व्यक्ति किसी वैध कार्य को करने के लिए विधिक रूप से लायबल नहीं है, विधिक रूप से बाध्य नहीं है और उसको उस कार्य को करने से आपराधिक बल द्वारा उसको डराया जाता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो वैध कार्य करने के लिए लायबल है उसे उसका लोप कराया जाना। किसी व्यक्ति को जो वैध कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आपराधिक बल द्वारा उसे कंपेल किया जाता है, उसे बाध्य किया जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो वैध कार्य करने के लिए बाध्य है उसे उस कार्य का लोप कराया जाना। ऐसा व्यक्ति जो वैध कार्य करने के लिए बाध्य है उसका लोप कराया जाना। उसका लोप कराना आपराधिक बल द्वारा उसका लोप कराना। आपराधिक बल या आपराधिक बल का प्रदर्शन। आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा ऐसे व्यक्ति को जो किसी वैध कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है उसको उस कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है, और ऐसा व्यक्ति जो वैध कार्य करने के लिए बाध्य है उसे उसका लोप कराया जाना। तो ये सामान्य उद्देश्य के जो 5 खंड दिए गए हैं, इसी के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य को हमें पढ़ना चाहिए। तो हमने बताया कि धारा 141 में वर्णित सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। तो हमने देखा कि धारा 141 पहला खंड था कि 141 के अर्थ में 141 के अर्थ में विधि विरुद्ध जमाव हो, एक 141 के अर्थ में विधि विरुद्ध जमाव, और ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को ऐसे जमाव के सामान्य
उद्देश्य के अग्रसर में अपराध करना। या विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य या विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य उस अपराध होने की संभावना का ज्ञान हो। अपराध होने की संभावना ज्ञान हो। तो हमने देखा अगर ये सारी अपेक्षाएं पूरी होती हैं तो धारा 149 लागू हो जाती है। तो इसको हम केस स्टडी के माध्यम से आगे समझने का प्रयास करते हैं। पहला केस हरि सिंह का मामला। हरि सिंह का मामला, इस केस में मुखिया के पास बंदूक एवं अन्यों के पास लाठियां थीं और किसी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए गए थे। ये भूमि का एक खंड है और मुखिया जिसके पास बंदूक थी अन्य व्यक्ति जो आए हुए थे जो साथ में थे उनके पास लाठियां थीं। उनके पास लाठियां थीं और इसका अवैध रूप से कब्जा करने के लिए आए थे। जिन व्यक्तियों द्वारा इसका विरोध किया गया उसमें एक व्यक्ति मुखिया के द्वारा मार दिया गया। तो इसमें जो व्यक्ति थे यहाँ ए मान लीजिए या बी मान लीजिए, ए व्यक्ति मान लीजिए, ए व्यक्ति द्वारा जिस व्यक्ति ने विरोध किया उसमें मुखिया के द्वारा व्यक्ति को मार दिया गया। तो इस मामले में यह धारण किया गया कि व्यक्ति को धारा 149 और धारा 302 के अंतर्गत 302 और सपटी धारा 149 के अंतर्गत उसे दोषी ठहराया गया। तो यहाँ पर धारा 149 लागू होती है। धारा 149 के लागू होने के लिए व्यक्तियों की संख्या 5 से अधिक होनी चाहिए और सामान्य उद्देश्य होना चाहिए जो धारा 141 में वर्णित है, जैसा कि आपने देखा। एक दूसरा केस हम देखते हैं, केसी मैथ्यू बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ये मामला उत्तर प्रदेश का है और इस मामले में कई व्यक्ति थे और वह व्यक्ति पुलिस थाने में किसी व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, 2 व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए गए थे। 2 व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए गए थे और जब इन्होंने
थाने में छापा मारा तो छापे के दौरान 2 पुलिस सिपाही की हत्या की गई। 2 पुलिस सिपाहियों की हत्या की गई। 2 पुलिस सिपाही जो मौजूद थे, जो वहाँ पे खड़े थे, उनकी हत्या की गई। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को धारा 302, 149 के तहत दोषी ठहराया गया। तो हमने देखा कि धारा 302 और 149 के तहत उन्हें लायबल ठहराया गया। संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर धारा 149 कार्य करती है। तो 2 व्यक्ति इस ऐसे मामले में जहां व्यक्तियों की संख्या 5 से अधिक होती है, धारा 149 लागू होती है और उसका सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। तो हमने केसी मैथ्यू का केस पढ़ा। अब इस संदर्भ में हम दूसरा केस देखते हैं, तीसरा केस देखते हैं, मोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। मोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इस मामले में क्या था? ये मामले में 5 से अधिक व्यक्तियों पर धारा 302, 149 के तहत इन्हें आरोपित किया गया और न्यायालय ने इसमें से 2 व्यक्तियों को 2 व्यक्तियों को छोड़ दिया। अवैध अनलॉफुल असेंबली की संख्या 5 से घटकर 3 हो जाती है। 5 से घटकर संख्या 3 हो जाती है। और जब अनलॉफुल असेंबली की संख्या 5 से घटकर 3 हो जाती है तो न्यायालय ने धारण किया कि यहाँ पर धारा 302 और 149 के तहत अभियुक्तों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अनलॉफुल असेंबली का निर्माण नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस प्रकार धारा 149 कार्य करती है, उसका अप्लाइड मोड हमने देखा, किस प्रकार उसको एप्लीकेबल कराया जा सकता है। हमने उसके सारे मुख्य तत्वों, इसेंशियल एलिमेंट्स पर चर्चा की और उसको पढ़ा। तो हम इसके पश्चात हम धारा 149 और धारा 34 पर उसके अंतर को समझेंगे। पहला पॉइंट ये है कि धारा 34 ना तो किसी अपराध का सृजन करती है और ना ही दंड का प्रावधान करती है, जबकि धारा 149 किसी अपराध का भी सृजन करती है और अभियुक्तों के लिए दंड का भी प्रावधान करती है। तो हमने एक पॉइंट देखा। दूसरा पॉइंट ये है कि धारा 34 को लागू होने के लिए सामान्य आशय होना जरूरी है और सामान्य आशय के अग्रसर में अपराध किया जाना चाहिए, जबकि धारा 149 के लागू होने के लिए सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। धारा 141 में वर्णित सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। और इसमें हम तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि धारा 34 लागू होने के लिए पूर्व नियोजित योजना और मस्तिष्क का मिलन आवश्यक है। वहीं धारा 149 के लागू होने के लिए पूर्व नियोजित योजना और मस्तिष्क का मिलन आवश्यक नहीं है। इसका चौथा पॉइंट ये होगा कि धारा 34 के लागू होने के लिए वास्तविक योगदान, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है,
जबकि धारा 149 के लागू होने के लिए वास्तविक योगदान होना आवश्यक नहीं है, बल्कि धारा 141 के रेफरेंस में अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना आवश्यक है। इसका 5वां पॉइंट देखते हैं हम कि धारा 34 को लागू होने के लिए व्यक्तियों की कम से कम संख्या 2 होनी चाहिए, जबकि अधिकतम संख्या निश्चित नहीं की गई है। वहीं धारा 149 के लागू होने के लिए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 5 से अधिक हो सकती है, 5 होनी चाहिए। दोस्तों, यदि मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।